गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10th जो कि आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। इट्स इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, ये लास्ट टाइम है क्विक रिवीजन, तो मैं एक वन शॉट देने वाला हूँ जिसमें आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल जो PYQ में पूछे गए हैं उन सबको मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिए। शुरुआत करते हैं हम। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहला टॉपिक आप सभी लोग जानते होंगे जो है क्या, चार्ज। तो चार्ज को हम क्या जानते हैं, चार्ज के बारे में हम कितना जानते हैं? चार्ज के बारे में हम यही जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। अगर कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, अगर सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब चार्ज हर एक मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब हर एक मटेरियल की अंदर की प्रॉपर्टी होती है। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। इसका मतलब कोई भी एक कंडक्टर ले लो तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फ्लो करते हैं उसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, फर्स्ट वन इज नेगेटिव एंड सेकंड वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव। चार्ज की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है जो आप क्लास 7th 8th में भी पढ़े हैं कि चार्ज की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। यहाँ देखिए ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। सिमिलरली ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। चलिए ये बात भी हम समझ गए क्योंकि ये बात हमें पहले से पता थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होती है जो कि आपको क्लास 10th में रेयरली पढ़ाया जाता है, लेकिन कभी कभी इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस किसे कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का मतलब होता है चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम में, मान लीजिए कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इस सिस्टम में टोटल चार्ज जो है वो प्लस क्यू इस तरह से चार्जेस है, मतलब +3Q टोटल चार्जेस हैं। तो अगर ये कह दिया जाए कोई एक +Q को हम क्या कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ एक चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना तो इसे मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना इसे जन्म दे सकते हैं, ना ही मार सकते हैं। ठीक है, इसे सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस भी सेम वही बात करता है। क्या कहता है कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, जैसे यही सिस्टम को मैं बना देता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, +2/3QE एक चार्ज हो गया इस पर, दूसरा चार्ज है -1/3QE, तीसरा चार्ज है +2/3QE। इन तीन चार्जेस का सम जो होगा वही इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज होगा। ठीक है, तो नेट चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, देखिए Q नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा इस पर, देखिए Q नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2/3QE +2/3QE -1/3QE। इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3, ऊपर क्या आ जाएगा, +2QE -QE। मतलब ये अलजेब्रिक सम हम कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव नहीं, एडिटिव नेचर शो कर रहा है। कैसा नेचर शो कर रहा है, एडिटिव नेचर शो कर रहा है। अब देखिए कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 4 -1 3, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 + 2 -1 3QE/3, मतलब आंसर आपका आ जाएगा क्या, QE। ठीक है, तो ये एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज है, मतलब टोटल चार्ज किसी सिस्टम का उसका क्या होगा, एडिटिव सम होगा। ठीक है, इस बात को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, जो अभी मैंने समझाया। क्या होता है कि अगर आप मार्केट में जाओगे, जस्ट इमेजिन करो, अगर आप मार्केट में जाते हो और इस पेन को मांगते हो तो आप क्या मांगोगे, 1 पेन दीजिए, 2 पेन दीजिए, ऐसा नहीं कहोगे कि आधा पेन दीजिए, 1.5 पेन दीजिए। अगर ऐसा कहोगे तो आपको तो एक बार नीचे से ऊपर तक वो पूरा दिखेगा और कहेगा क्या पागलपंती बात कर रहे हो भाई, हम तो या तो 1 पेन दे सकते हैं, हमारे यहाँ 1 पेन उपलब्ध है, या 2 पेन या फिर 3 पेन, ऐसे ही इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में है। वैसे ही चार्ज जो होता है इस दुनिया में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो चार्ज एग्जिस्ट ओनली इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज।
और एलिमेंट्री चार्ज किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो या तो प्लस माइनस ई 1e, या तो प्लस माइनस 2e, या तो प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, या तो प्लस माइनस ne। इस पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो फार्मूला जो बेसिकली बन के आता है वो आता है Q इक्वल टू प्लस माइनस ne, ठीक है। ये फार्मूला पे हमें न्यूमेरिकल करना है। अब देखिए न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल क्या है, ध्यान से देखिएगा। न्यूमेरिकल ये है कि हम जानते हैं, वैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस होते हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब क्यू की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 कूलाम। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, हमें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19। तो यहाँ से n इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये भी कूलाम में है, n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 कूलाम अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कट जाएगा, 10 पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर प्लस का 19, और 1 अपॉन 1.6 तो इसका हो जाएगा 10 अपॉन 16। 10 अपॉन 16 अगर कट करेंगे तो आ जाएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम चाहें तो इसको एक ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देंगे, कितना आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसका ये मतलब हुआ कि कूलाम इज बहुत ज़्यादा बिगर देन क्वांटिटी है, किससे, इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में। एक कूलाम में इतने ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम में मतलब 6 के पीछे 18 जीरो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब कूलाम बहुत बड़ी क्वांटिटी है और इलेक्ट्रॉन बहुत छोटी क्वांटिटी है उसके कंपेयर में, ठीक है। ये सारी बातें हम इस कॉन्सेप्ट से समझते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जिस पर चैप्टर का नाम है। तो हमारा मेन टॉपिक बेसिकली है इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर का नाम भी करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिक करंट ये कहता है, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है। इलेक्ट्रिक करंट कहता है डेफिनेशन के हिसाब से द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज इन द सेंस अभी हमने समझा इलेक्ट्रॉन। चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, इसकी ऐसा यूनिट कूलाम होती है, ठीक है। तो चार्ज इन द सेंस इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। अब ध्यान से सुनिएगा, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है। देखो करंट I से डिनोट किया जाता है, I इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, इसका एक ऐसा यूनिट तो होगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा आप लोगों का ऐसा यूनिट होगा, एक तो एम्पियर, दूसरा हो जाएगा कूलाम पर सेकेंड। तो दो तरह के इसके ऐसा यूनिट होंगे, एक एम्पियर दूसरा कूलाम पर सेकेंड। तो ये इसकी ऐसा यूनिट हो गई। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को ही हम करंट कहते हैं, लेकिन फ्लो ऑफ चार्ज होगा कैसे, ये तो डेफिनेशन इसका हो गया कि इलेक्ट्रॉन का मतलब कोई कंडक्टर है, कोई एक कंडक्टर है, कोई एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का अगर हम फ्लो कर दें एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, 2 4 5 कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो किए, इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा कैसे, मेन सवाल ये उठता है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हमें स्टडी करनी होगी। क्या करनी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, एकदम अच्छे से फील कीजिएगा इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है, मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है। अब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रेस्ट पर है, मतलब मोशन कर रहे हैं, रेंडमली मोशन कर रहे हैं। इनकी जो फाइनल वेलोसिटी किसी एक यूनिट डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहे हैं, रेंडमली मोशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है, यही मान के चलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसमें सेल लगा दूँ, क्या लगा दूँ, सेल लगा दूँ, तो भाई यहाँ पर सेल में जो छोटा वाला होता है इसको हम कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल, जो बड़ा वाला होता है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। बेसिकली होता क्या है, जो ये छोटा वाला है, छोटे से डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब इस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और बड़े से डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब ये इसमें इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर किसी भी एक सोडियम से लेके देखते हैं, अगर Na+ है, Na+ का क्या मतलब होता है, Na+ के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इस पर एक चार्ज ज़्यादा है।
अगर किसी भी मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए तो वो कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल इन द सेंस इसको हम कहते हैं हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल क्यों कहते हैं इस बात को मैं समझाऊंगा। इसको हम कहते हैं हाई पोटेंशियल। तो किसी भी एक टर्मिनल, ये टर्मिनल जो था पॉजिटिव टर्मिनल हमें बनाना है इसे, इसमें से इलेक्ट्रॉन को हम निकाल लेंगे। अगर नेगेटिव टर्मिनल बनाना है किसी भी सेल को, उसमें हम इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा भर देंगे। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस पर होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस पर होता है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, इसी को हम लो पोटेंशियल भी कहते हैं। इस बात को समझिएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस पर होता है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं और उसी को हम लो पोटेंशियल भी कहते हैं। लो पोटेंशियल को समझना है तो जो छोटे वाले लाइन से डिनोट होता है उसको हम लो पोटेंशियल कहते हैं। और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कहीं कमी है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर किसी टर्मिनल पर है, जैसे यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन को एक रिमूव कर दिया था तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बन गया है ना। तो अगर वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी टर्मिनल पर है तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब सर कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो हाई पोटेंशियल होगा और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो लो पोटेंशियल है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की एक प्रॉपर्टी हमने चार्ज की पढ़ी थी, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ये है, पॉजिटिव चार्ज ये है, इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसफर होगा और इधर जाएगा। ठीक है सर, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर से इधर साइड में होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो मतलब हमने पोटेंशियल क्रिएट कर दिया सेल लगा के और अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया और फ्लो ऑफ चार्ज को ही तो हम इलेक्ट्रिक करंट कहते थे। फ्लो ऑफ चार्ज को ही तो हम इलेक्ट्रिक करंट कहते थे। सेल लगाया हमने, सेल में पॉजिटिव टर्मिनल बनाने के लिए हमने क्या किया, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया, उसमें नेगेटिव टर्मिनल बनाने के लिए एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया और फिर जहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टर्मिनल है, वहां से सीधे सीधे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं, जो कि एक फोर्स प्रोवाइड करेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन को एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल तक जाने में मदद करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा। पॉजिटिव चार्ज इस वजह से कह रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। देखिएगा, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट या फिर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मैं इस तरह समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन, उसका अपोजिट मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज कह देंगे, लेकिन ठीक है इलेक्ट्रॉन सही समझ सकते हैं आप। इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अगर ये पोटेंशियल नहीं होता तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं ये वहीं के वहीं रह जाते हैं। अब ये पोटेंशियल है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन को पुश करने का ये काम करेगा, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है सर पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क डन लग रहा है, इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। सर इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होगी वोल्ट, या फिर और क्या हो सकती है, जूल पर कूलाम। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट या तो वोल्ट होगी या तो जूल पर कूलाम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब अगला आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमने पढ़ लिया और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट पढ़ लिया। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है इस बात को हम समझने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट। तो इसका ये मतलब होता है, इसको दिया था ओम्स ने। किसने दिया था, ओम ने। ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या देखा कि उन्होंने दो कंडक्टर लिया। ठीक है, दो कंडक्टर लिया और दोनों कंडक्टर के ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। ठीक है, सेम पोटेंशियल, इसको अगर 12 वोल्ट का पोटेंशियल दे रहे हैं, इसे भी उन्होंने 12 वोल्ट का ही पोटेंशियल दिया। ठीक है, सही बात है सर, दोनों को 12 वोल्ट का पोटेंशियल दे दिया। अब इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि दोनों अगर सेम मटेरियल के हैं, दोनों अगर सेम मटेरियल के हैं, सेम मटेरियल के दोनों हैं, तो दोनों के अंदर अमाउंट ऑफ करंट सेम है, दोनों के अंदर अमाउंट ऑफ करंट सेम है। तो एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ,
दो कंडक्टर हमने लिया, दोनों का लेंथ सेम ले लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम ले लिया, मटेरियल सेम ले लिया, पोटेंशियल सेम ले लिया, तो उस केस में करंट भी सेम आ रहा था। दूसरी बात उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों का पोटेंशियल थोड़ा बढ़ाया, 12 से कितना कर दिया 15 वोल्ट, इसमें भी 12 से कितना कर दिया 15 वोल्ट, तो 12 से 15 वोल्ट कर दिया तो करंट भी बढ़ गया और सेम अमाउंट में बढ़ा। तो इसका ये मतलब उन्होंने निकाला कि एट कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी एंड टेम्परेचर, फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होंगी, लेंथ, एरिया, ठीक है, एट कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी एंड टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। मतलब एट कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये हल्का सा मिसप्रिंट हो गया मुझे लग रहा है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इस वजह से नहीं होगा क्योंकि अगर पोटेंशियल नहीं है तो करंट का कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब कांस्टेंट अगर लगेगा तो करंट के साइड में लगेगा, पोटेंशियल के साइड में नहीं लगेगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसका मतलब V इक्वल टू क्या हो जाएगा IR। अब कोई आपसे पूछे पहले पोटेंशियल आया कि करंट, तो आपको क्या कहोगे आप कि पहले करंट आया पहले पोटेंशियल आया, आप क्या कहोगे? अगर कोई आपसे पूछे कि पहले पोटेंशियल आया कि करंट, तो आप कहोगे पहले पोटेंशियल आया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रांसफर नहीं होता, इसका मतलब करंट का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। तो सबसे पहले कौन आया, पोटेंशियल आया, फिर करंट आया, इसीलिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और अब ये R क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये R क्या है, तो ये R को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट। कोई कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, अगर मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ तो रुकावट होगा, अंदर कुछ ना कुछ तो रुकावट होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में कोई तो बाधा होगा। अगर नहीं होता तो कुछ कंडक्टर, ज़्यादा अच्छे कंडक्टर, कुछ कम अच्छे कंडक्टर नहीं होते। जो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो करेगा। जो कम अच्छा कंडक्टर है वो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन कम स्पीड उसकी कम हो जाएगी, मतलब करंट कम हो जाएगा, ठीक है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो करंट कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही या फिर स्पीड ऑफ चार्ज को ही करंट कहते हैं। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि करंट का डेफिनेशन क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब स्पीड हो गया, स्पीड ऑफ चार्ज को ही तो करंट कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब फ्लो ऑफ चार्ज V इक्वल टू क्या होता है IR। तो R किसे कहेंगे, देखिए R किसे कहेंगे, R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। क्या मतलब होता है? रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, मतलब कंडक्टर की वो सारे फैक्टर्स ऑफ कंडक्टर विच रजिस्ट करेंट, फैक्टर ऑफ कंडक्टर विच रजिस्ट करेंट, जो करेंट के बीच में रुकावट हैं, विच रजिस्ट करेंट, ठीक है, विच रजिस्टेंस द करेंट, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं। अब रेजिस्टेंस को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं कि किस किस बात पे रेजिस्टेंस वर्क करेगा। तो रेजिस्टेंस की पूरी फीलिंग और फैक्टर अफेक्टिंग R, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। रेजिस्टेंस की कंप्लीट इसमें मैंने फीलिंग को मेंशन किया है, अब देखिएगा ध्यान से। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के। इसका मतलब सर कि अगर मैं किसी एक वायर का लेंथ L लेता हूँ और दूसरे वायर का लेंथ लेता हूँ 2L, ठीक है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस A में ज़्यादा होगा और B में कम होगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब ओम ने क्या सोचा, इन्होंने ये कहा कि अगर यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना है तो ज़्यादा पाथ में ऑब्स्टेकल आएंगे, तो इनके पाथ में ज़्यादा रुकावट आएंगे, और यहाँ से यहाँ तक अगर करंट को फ्लो करना है तो कम रुकावट आएंगे। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये कॉन्सेप्ट इनका क्लियर हो गया। दूसरी बात, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। दूसरी बात क्या कहा गया, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कैसे कहा गया है? अगर मान लीजिए एक कंसिडरेशन ले लेते हैं कि यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, एक साथ यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। वैसे तो हजारों इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, लेकिन एक कंसिडरेशन लेके हम ये कहते हैं कि एक साथ 3 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। यहाँ पे एरिया कम है, एक साथ 1 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो किस में ज़्यादा करेगा भाई? लेंथ तो सेम है दोनों की, इलेक्ट्रॉन फ्लो एक साथ 3 कर रहा है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो फ्रॉम दिस। तो इसका मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके,
एरिया के, मतलब एरिया बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो करेगा, मतलब करंट ज़्यादा होगा, मतलब रेजिस्टेंस कम होगा, तो एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। चलो अच्छी बात है। अब टेम्परेचर की बात कर लें तो कंडक्टर में अगर बात करें तो कंडक्टर में टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। वैसे इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, फिर भी मैं समझा देता हूँ कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर है, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा है, इसमें टेम्परेचर कम है, तो रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा होगा? जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसमें रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड किया? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन दोनों को कंबाइन करने के बाद आता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल L/A। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो एक कांस्टेंट आता है भाई, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रो से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? रेजिस्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मैं अभी समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है, देखिए ध्यान से। रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा। रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ध्यान से देखिएगा। अगर R इक्वल टू रो L/A है तो यहाँ से रो इक्वल टू AR/L हो जाएगा। ठीक है, सही बात है सर, तो AR/L हो जाएगा। रजिस्टिविटी क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। लेंथ, देखिए अगर लेंथ को बढ़ाएंगे और एरिया को बढ़ाएंगे तो रजिस्टेंस बदलेगा लेकिन रजिस्टिविटी नहीं बदलेगा। इसका मतलब रजिस्टिविटी क्या है सर? रजिस्टिविटी इज डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। किस पे? मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अलग अलग कंडक्टर की अलग अलग रजिस्टिविटी होती है। इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर भी बोल सकते हैं इसको, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर मतलब कि सर अगर मैं दो वायर लेता हूँ, एक वायर ये है, एक वायर ये है। इस वायर की लेंथ कितनी है सर? L है। इस वायर की लेंथ कितनी है सर? 2L है। ठीक है, तो L और 2L वाले लेंथ में रेजिस्टेंस अलग अलग होगा लेकिन रजिस्टिविटी सेम होगा क्योंकि मटेरियल सेम है। सेम रजिस्टिविटी सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है। बस इस बात को समझ लीजिए कि मटेरियल का कांस्टेंट ही रजिस्टिविटी होता है। रजिस्टिविटी का मतलब इट इज अ कांस्टेंट ऑफ मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट रजिस्टिविटी। ठीक है, पूरा रजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है। डिफरेंट रजिस्टिविटी हैव डिफरेंट मटेरियल, मतलब अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रजिस्टिविटी होगा। अब इसकी ऐसा यूनिट देख लिया जाए, रो इक्वल टू AR/A, A का मीटर स्क्वायर, R का ओम, L का मीटर, तो हो जाएगा मीटर ओम या ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ठीक है, अच्छा इसको रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर भी कहा जाता है। रीजन रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, मतलब एक मीटर में कितना रेजिस्टेंस या एक सेंटीमीटर में कितना रेजिस्टेंस है उसी को अच्छा रेजिस्टेंस को क्या कहा जाएगा? रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस को हम लिखेंगे रो L/A है। देखो L में मीटर होगा, A में मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया एक, तो रो अपॉन मीटर, तो रेजिस्टिविटी पर मीटर को रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन देते हैं न्यूमेरिकल, यहीं देख लीजिए, यहीं पर देख लेते हैं। अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो इससे कैसे पूछता है? इससे न्यूमेरिकल पूछा हुआ है कि थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। न्यूमेरिकल पूछा है कि अगर कोई एक वायर है L लेंथ का, दूसरा वायर है 2L लेंथ का। ठीक है, L लेंथ का वायर है, ये 2L लेंथ का वायर है। तो अब पूछा है कि फाइंड रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ बोथ वायर। ठीक है, तो दोनों की मटेरियल सेम है, एरिया भी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दोनों का क्या है? सेम है। तो रेजिस्टेंस का रेशियो और रेजिस्टिविटी का रेशियो क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R2। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या जानते हैं? रो L/A, तो रो L/A मटेरियल सेम तो रेजिस्टिविटी सेम होगा। तो पहले तो ये सीधी सी बात है, हम जान गए कि रेजिस्टिविटी का जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस के रेशियो के लिए एक को रो L/A लेंगे, दूसरे को क्या लेंगे? अपॉन में R1 आ गया, ये L आ गया, R2 होगा इक्वल टू रो 2L/A। तो रो से रो कट गया, L से L कट गया, A से A कट गया, R1/R2 आ गया आपका, R1/R2 आ गया आपका 1:2। ठीक है, दिस इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो तरह से होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? कोई एक वायर है, उसमें 3 रेजिस्टेंस है, तीनों एक दूसरे के सीरीज में है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब इसमें करंट आई है तो ऊपर भी जाके क्या होगा, करंट आई होगा, इसमें भी करंट कितना होगा, आई। याद रखना 2 कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है? इफ वायर चेंज, इफ वायर चेंज, अगर वायर बदला तो करंट चेंज, आई चेंज। इसका वाइस वर्सा भी होगा कि अगर वायर नहीं बदला तो करंट सेम रहेगा। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा? इफ एनी रेजिस्टेंस इन पाथ, एनी रेजिस्टेंस इन पाथ, अगर रास्ते में कोई रुकावट आया, रेजिस्टेंस आया तो क्या चेंज होगा? V क्या होगा? V विल चेंज। अगर कोई रेजिस्टेंस पाथ में रुकावट में आया तो V चेंज होगा, अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं आया तो V सेम रहेगा। ये कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर रखिए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। ये 2 कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लीजिएगा। अब अगला क्या है? इसमें कहा है कि सर R1, R2, R3 तीनों सीरीज में है। अब देखिए यहाँ से I करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ तक गया, क्या वायर चेंज हुआ है? नहीं, ये तो वायर जो है ये तो वोल्ट में लगा है, ये सीरीज में नहीं लगा है, ये तो वोल्ट मीटर का है। हमें तो इस वायर का ही निकालना है, इसमें I करंट ही जा रहा है। ठीक है सर, I करंट जा रहा है, मतलब वायर चेंज नहीं तो I सेम। तो यहाँ पे I करंट, यहाँ I करंट, यहाँ पे भी I करंट। पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा V1, यहाँ हो जाएगा V2, यहाँ हो जाएगा V3। अब पोटेंशियल की बात करें तो नेट पोटेंशियल यहाँ पे V इक्विवेलेंट जो था, V इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है सर, तो V1 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? V इक्वल टू IR होता है, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहाँ पे V इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं? IR इक्विवेलेंट, क्योंकि R में कोई, I में करंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ से भी I करंट, वहाँ तक भी I करंट, सब जगह I करंट ही फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R1 प्लस R2, I कॉमन लेके काट देंगे ना, R3। ठीक है, ये आ गई आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन। ये क्या आ गई? आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन आ गई। ये आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है सर, सीरीज कॉम्बिनेशन क्लियर है कि I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन तो और सरल आसान है। कैसे आसान है? क्योंकि आपने बताया था कि अगर वायर चेंज होगा, अरे रास्ते में रुकावट नहीं आएगा तो पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। ठीक है सर, अच्छी बात है। अगर रास्ते में रुकावट नहीं आएगा तो पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। हम इसकी बात करेंगे। चलिए, यहाँ से V पोटेंशियल निकला, V पोटेंशियल निकला, यहाँ तक रुकावट नहीं, ऊपर भी कोई रुकावट नहीं, यहाँ भी V पोटेंशियल है, यहाँ भी V पोटेंशियल है और यहाँ भी V पोटेंशियल है। ठीक है, अब करंट की बात करें तो सर आपने कहा था इफ वायर चेंज करंट विल चेंज। तो I यहाँ पर, यहाँ जाते जाते ये क्या हो गया? I1, यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3। उस वाले पॉइंट को फिर लिख देता हूँ। इफ वायर चेंज, अगर वायर चेंज होगा तो I क्या होगा? चेंज होगा। इफ, सेकेंड कॉन्सेप्ट, इफ एनी रेजिस्टेंस इन पाथ, अगर कोई रेजिस्टेंस पाथ में आएगा तो क्या चेंज होगा? V क्या होगा? V विल चेंज। तो यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ वायर चेंज, वायर चेंज, वायर चेंज, I1, I2, I3। तो ये जो I होगा, I इक्वल टू क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, करंट की अगर क्वांटिटी की बात करें तो वो स्केलर क्वांटिटी होता है आपके सिलेबस के लिए। फर्दर क्लासेस में आप जाओगे तो उसको टेंसर क्वांटिटी बोला जाएगा। I1 की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि हम जानते हैं V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V बाई आर। सर यहाँ पे V, पूरा V अपॉन में R इक्वलेंट, यहाँ पे हो जाएगा V1 अपॉन में V, क्योंकि V तो सेम है सर, V तो सेम है। ठीक है, एक बार फिर से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? V इक्वल टू V अपॉन टोटल करंट जो है वो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है सर, V अपॉन R इक्वलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2
प्लस वी अपॉन आर थ्री, ठीक है। यहाँ पे वी अपॉन आर वन, आई वन इक्वल टू आई टू इक्वल टू वी अपॉन आर टू, आई थ्री इक्वल टू वी अपॉन आर थ्री, ठीक है। वी कॉमन लेके काट देंगे, वन अपॉन आर इक्वलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, ये एकदम कॉन्सेप्ट आप लोगों का एकदम क्लियर होना चाहिए। ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का है, कुछ क्वेश्चन करके दिखाते हैं इस पर, आप ध्यान से सुनिएगा। सीरीज और पैरेलल पे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, सीरीज और पैरेलल पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये मेन कॉन्सेप्ट है, इसको एकदम अच्छे से नोट करके लिख लीजिए। इफ वायर सेम आई विल सेम, इफ वायर सेम करंट विल सेम, इफ एनी रेजिस्टेंस इन पाथ पोटेंशियल इज डिफरेंट। क्या बात है, वेरी वेरी कॉन्सेप्ट है। ओम्स इतना सोचते थे, ओम्स इतना सोचते थे, इसीलिए इनके सर के बाल उड़ गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पहुंचने से पहले कुछ क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं यहीं पर, ठीक है सर। क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से अच्छा कहाँ क्लियर करेंगे, ठीक है सर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, इजी सा एकदम क्वेश्चन दूंगा, 2 ओम है सर, 3 ओम है, ये क्या बोल दिया आपने, इस पर तो आर इक्वलेंट 5 ओम आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है सर ये तो, ठीक है। थोड़ा सा और हार्ड दे देता हूँ, ठीक है। नीचे अगर सर ये 2 ओम है और ये 2 ओम है तब, तो जब भी सेम पोटेंशियल सेम रेजिस्टेंस दिखें तो इन दोनों का आधा हो जाएगा। वैसे फॉर्मूलास लगाएंगे तो भी 1 आएगा, ऐसे नॉर्मली हम ये बता देते हैं, अगर ये सेम 2 है ये भी 2 है तो इन दोनों का आधा 1 ओम आ जाएगा आर इक्वलेंट। अब फॉर्मूलास लगा के भी दिखा देते हैं। आर इक्वलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन आर इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू, ठीक है। तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, आधा आधा सीधे सीधे 1 हो जाएगा। एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर 1 ही आएगा, ठीक है सर। रेसिप्रोकल आपने नहीं किया, 1 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल तो 1 अपॉन 1 ही होता है सर, तो क्या ही फर्क पड़ता है।